हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सॉलिड टेक। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ाइन किया है विंडोज सर्वर 2022 की, ये जो लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कोर्स बनाया है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आपको इससे पहले कुछ भी नहीं आता हो तो इसको देख के आप बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे या मीडियम लेवल में। तो इस क्लास के अंदर मैं जो है विंडोज़ 2022 से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे। तो उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या पर्पज़ होता है। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रोल्स एंड फीचर्स। हम इनकी पहली डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। A server role is a set of software program that when they are installed and properly configured lets a computer perform a specific function for multiple users and other computer within a network। तो बेसिकली रोल क्या होता है? रोल एक ऐसा काम होता है या एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, अपने जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। या तो अपने यूज़र्स को करता है या कंप्यूटर्स को करता है। फॉर एग्जांपल एक रोल होता है डीएचसीपी का या डीएनएस का। तो डीएचसीपी का रोल क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? वो आपको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस डालता है, आपको मैनुअली जाके उसको एंटर नहीं करनी। तो बेसिकली ये एक रोल होता है। अच्छा, रोल को रोल के अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो रोल जो जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है उनको कहते हैं रोल सर्विसेज। बेसिकली रोल सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द फंक्शनलिटी ऑफ अ रोल। When you install a role, you can choose which role services the role provides to the other users and computer in enterprise। बेसिकली आप जब एक रोल देते हैं तो उस रोल से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वो रोल वर्क नहीं करेगा। ये अभी हम देख लेते हैं, मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं। इसी तरह एक लास्ट चीज़ होती है फीचर। फीचर बेसिकली क्या होते हैं? आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऑल्दो दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द रोल दे कैन सपोर्ट और आर्गुमेंट फंक्शनलिटी ऑफ वन और मोर रोल and improve the functionality of the server regardless of the roles are installed। बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं कि जब रोल सर्विसेज इंस्टॉल कर लेते हैं तो रोल सर्विसेज के अंदर भी कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो जिससे वो रोल सर्विसेज को फुलफिल करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फीचर्स। आप एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रोल सर्विसेज और फीचर क्या होते हैं। ये देखें, मैंने रोल्स एंड फीचर के मुतालिक एक छोटा सा मैंने पिक्चर बनाई है। देखिए, एक सिम्पसन फैमिली है। सिम्पसन फैमिली के दो मेंबर हैं, एक उनकी मदर है और एक फादर है। तो मदर एंड फादर क्या है? बेसिकली आपके रोल, मतलब ये एक रोल है। ये फैमिली के दो रोल हैं, एक मदर है, फादर है। इस तरह और भी रोल हो सकते हैं, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, लेकिन अभी हम दो रोल को कंसीडर करते हैं। अब इन दो रोल्स की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ सर्विसेज ये देते होंगे। जैसे इन हमारे केस के अंदर मदर एंड फादर क्या करते हैं? किड्स टू स्कूल, फीडिंग किड्स, मूविंग लॉन्ग और कुकिंग। जैसे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, वो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाएगा, उनको ड्रॉप करेगा। इसी तरह मदर की है कि बच्चों को वो क्या करेंगी, खाना खिलाएंगी, उनको फीड करेंगी। इसी तरह लॉन क्लीन करेंगी और कुकिंग, बच्चों के लिए खाना बनाएंगी। तो ये सारे रोल्स थे और ये उनकी रोल सर्विसेज हैं, यानी वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगा, कोई आइटम, तो उसको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फीचर्स। जैसे किड्स टू स्कूल के लिए हमें एक फीचर चाहिए कार का। अगर कार ही नहीं होगी तो हम बच्चों को किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास लॉन मूवर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी ग्रास को भी क्लीन नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से अगर आपके पास किचन के बर्तन नहीं होंगे, यूटेंसिल्स नहीं होंगे, तो फिर आप किसी भी तरह से आप कुकिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो थर्ड कॉलम है ये क्या है? फीचर्स हैं। यानी ये रोल पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन रोल और रोल सर्विसेज इन पे डिपेंड करती हैं। तो हम क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर्स में कुछ रोल इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ हमें कुछ रोल सर्विसेज और फीचर भी इंस्टॉल करना होगा। अब जब मैं ये करूँगा तो उस वक्त आपको बिल्कुल मेरी बात इजीली समझ में आ रही है। अच्छा, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली डोमेन की डेफिनेशन होती है, डोमेन इज एन एरिया ऑफ टेरिटरी ओन और कंट्रोल बाय रूलर और गवर्नमेंट। यानी डोमेन क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया जिसको एक कोई रूलर रूल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उस कंट्री को कोई ना कोई रूल करता है, तो उस पूरी कंट्री या टेरिटरी को हम क्या कहेंगे? डोमेन। लेकिन कंप्यूटर एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं कि हमारी एक बाउंड्री होती है जहाँ पर हमारे यूजर्स होते हैं या जहाँ तक हमारा कंट्रोल होता है। उस लॉजिकल बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? वो हमारा डोमेन है। तो बेसिकली डोमेन या डोमेन्स के अंदर क्या होती हैं? आपके पास बहुत रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कौन सी रिसोर्सेज हो सकती हैं? प्रिंटर्स हो सकते हैं, शेयर फोल्डर हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो इन पूरे डोमेन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक कंप्यूटर चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं डोमेन कंट्रोलर।
तो बेसिकली डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल्स मेजर ग्रुप ऑफ सर्विसेज सच एज, अब डोमेन कंट्रोलर बेसिकली आपके पास क्या है, समझे एक रोल है। अब उसकी बहुत सारी सर्विसेज होंगी, जैसे उसके अंदर एक सर्विस होती है यूज़र एक्टिवेशन की, डीएनएस की, प्रिंट सर्वर की, फाइल एंड सिस्टम सर्वर की, डीएचसीपी की, विंडोज टाइम सर्विसेज की। इन सर्विसेज को हम देखेंगे फ्यूचर वीडियो में कि हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स होते हैं, ये कुछ उसके रोल ऑफ सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज हैं जो आपको डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली डोमेन कंट्रोलर कुछ भी नहीं होता, बस वो क्या होता है, वो एक आपका मेन सर्वर होता है और उसके बाद हम एक सर्विस इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यानी एडीडीसी भी इसको हम कहते हैं, एडीडीसीएस। तो इससे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी हम अभी इसको सबसे पहली सर्विस हम यही इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर पे। तो बेसिकली डोमेन कंट्रोलर कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट अ रोल। आपने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया और उसके अंदर कोई रोल इंस्टॉल नहीं किया तो ये तो बिल्कुल ही बेकार डोमेन कंट्रोलर है, क्योंकि ये कोई काम ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओपन अ कंपनी बट इट यूजलेस इफ डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोडक्ट और सर्विस। यानी आपने कोई कंपनी तो खोल ली है लेकिन ना वो कंपनी कोई सर्विस दे रही है ना प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि सर्विस उसको ऑफर करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफर करने पड़ेंगे, तब वो कंपनी अच्छी है। हमारे केस के अंदर क्या है कि हमें क्या करना है, डोमेन कंट्रोलर तो करना ही करना इंस्टॉल है, लेकिन वो हमारे लिए जब तक यूजलेस है, यूजलेस होगा अगर हम उसके ऊपर कोई रोल या सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी ही की सर्विस उस पर इंस्टॉल करूंगा अपनी जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर। तो यू विल नीड अ रोल सर्विस टू इंस्टॉल डोमेन कंट्रोलर। जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब भी डोमेन कंट्रोलर बनता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं जब वो कुछ ना कुछ काम करेगा, अदरवाइज वो यूजलेस है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी इज वन ऑफ द प्राइमरी सर्विस रोल ऑफ अ डोमेन कंट्रोलर। जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होती है डोमेन कंट्रोलर की, और भी बहुत सारी सर्विस इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है वो हमारे पास है एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट होती क्यों है? बिकॉज इट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन द नेटवर्क एंड मेक्स दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। For example, ADDS uses domain controller to give network user access to the permitted resources anywhere on the network through a single login process. बेसिकली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी यूजर जो नेटवर्क पे होता है उसको जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं, सिंपल अपना वो एक यूजर नेम पासवर्ड डालता है। डोमेन एनवायरनमेंट के ऊपर ऐसा नहीं होता कि आप हर कंप्यूटर पे जाके अपनी यूजर अकाउंट क्रिएट करें। हम सेंट्रली एक लोकेशन सर्वर पे अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो परमिशन देता है कि वो क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है, वो क्या क्या काम कर सकता है, वो प्रिंटर इंस्टॉल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपनी डेट चेंज कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें जो भी इसेंशियल चीज़ें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं इसके अंदर जो बेसिक है वो सारी कवर करूँगा। उसके बाद मेरी एक एडवांस वीडियो भी आएगी, पूरी वीडियो सीरीज, जो उन यूजर्स के लिए होगी जो बहुत ज़्यादा तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। उसमें हम डिटेल में देख लेंगे कि और क्या चीज़ टर्मिनोलॉजीज होती हैं और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहिए। इस सीरीज़ में मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा जो एक स्टैंडर्ड जो डोमेन कंट्रोलर होता है या इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की। अच्छा, उसके बाद एक और सर्विस होती है हमारी जिसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी प्री रिक्विजिट। अगर एक्टिव डायरेक्टरी आपको इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? डीएनएस होना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। सर्वर का आईपी एड्रेस कभी भी जो है वो आपका डायनेमिक नहीं होता, वो हमेशा स्टैटिक होता है ताकि वो रिबूट पे चेंज ना हो। इसी तरह आपको एक डोमेन नेम आपको एक पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या डोमेन रखना है अपने डोमेन का। जैसे मैंने यहाँ एक डोमेन नेम लिखा है mylabdc.local। अच्छा, डोमेन नेम को भी सेलेक्ट करते हुए ऐसा कुछ नाम रखिएगा जो कोई लॉजिकल हो। जैसे मेरा आ रहा है mylabdc। mylab से मतलब है कि मेरी होम लैब है, तो मैंने इसका नाम रखा है mylabdc। इसका एक रोल है, डीसी क्या होता है? डोमेन कंट्रोलर। तो जैसे अगर आपका डीबी है तो आप उसके साथ डीबी सर्वर रख लें, अगर ऐप्स है तो उसके आप अपनी कंपनी के साथ ऐप सर्वर लिख लें .local। लोकल का मतलब है कि ये मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए मंगा रहा हूँ। तो ये लॉजिकल नेम आपको रखना पड़ता है, अदरवाइज जब मेरे पास जैसे हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स हैं तो मैं खाली नेम देख के उसको रिकग्नाइज कर लेता हूँ कि ये सर्वर डीबी का है, एप्लीकेशन का है, या एक्टिव डायरेक्टरी का है, या एडीसी का है, या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक होती है नाम रखते वक्त, क्योंकि ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह एक चीज़ होती है नेट बायोस डोमेन नेम। बेसिकली ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। जैसे हम अभी रन के थ्रू करेंगे, डबल / डालेंगे और फिर नेट बायोस लिख के हम उस कंप्यूटर की रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेंगे। तो ये मैं डेमो में आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं।
अच्छा, ये देख लेते हैं डोमेन नेम सर्विसेज, इसको हम डीएनएस कहते हैं, इनको कुछ लोग डोमेन नेम सर्विसेज कहते हैं, कुछ जो है वो डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, और कुछ जो लोग हैं वो इनको प्रोनाउंस करते हैं डोमेन नेम सर्वर। ये तीनों ही सही हैं, मतलब आप ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई सही है और कोई गलत है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, डीएनएस का फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपकी होस्ट नेम को आईपी में चेंज करता है। अभी हम देखेंगे किस तरह से करता है। जो बेसिक फंक्शन होता है, जो ज़्यादातर ये काम करता है, वो होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस करता है। लेकिन समटाइम्स ये क्या करता है कि आईपी को होस्ट नेम पे भी चेंज करता है। यानी आप एक आईपी डालेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट पता चल जाएगा उसका होस्ट नेम क्या है। तो मैं आपको करके बताऊंगा वीडियो में, जब हम डीएनएस का सेटिंग कर रहे होंगे तो फिर हम देखेंगे किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसका एक और भी फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं होस्ट नेम टू होस्ट नेम रेजोल्यूशन। बेसिकली होता ये है कि जैसे एक कोई भी पर्सन होते हैं, उसके दो नाम होते हैं, जैसे सलमान खान है, उनको हम सल्लू भी कहते हैं, तो वो इसका मतलब है कि वो शख्स तो एक ही है लेकिन उसके नाम दो हैं। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं उसका वो एलियास है, एक कंप्यूटर का एलियास है, यानी एक कंप्यूटर के दो नेम है, या हम उसको कॉनिकल नेम भी कहते हैं या सी नेम भी कहते हैं। यानी कोई एलियास या सी नेम की बात करें तो इसका मतलब है डुप्लीकेट नेम है। और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये भी हमारा डीएनएस के थ्रू कंट्रोल होता है। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा जब मैं डीएनएस के ऊपर हूँगा। तो बेसिकली छोटी सी एग्जांपल है कि डीएनएस किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई वेबसाइट है foobar.com/index.html, इसके वेब पेज को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें नज़र नहीं आता, हमारे लिए इनविजिबल होता है, हम सबसे पहले अपने डीएनएस को बोलते हैं कि हमें इस वेब पेज की आईपी दो, ताकि हम इसको इस होस्ट को जाके एक्सेस करें। तो हमारा डीएनएस क्या करता है, क्यूरी करता है, उसके पास अगर इसकी आईपी होती है तो वो हमें रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो अगेन किसी रूट डीएनएस पे क्यूरी करता है। तो जैसे आपने देखा कि इसने हमने क्यूरी की, उसने हमें आईपी एड्रेस बता दिया होस्ट का, फिर हम उस होस्ट पे रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें इस वेब सर्वर के ऊपर जो index.html का पेज है ये रिटर्न कर दें, तो वो हमें वो रिटर्न कर देता है। तो ये बेसिकली इसके बैक एंड पे जो सारा काम होता है, हम गूगल या याहू या कुछ भी यूट्यूब वगैरह ओपन करते हैं तो उसके बैक एंड पे भी यही काम होता है कि हम डीएनएस से क्यूरी करते हैं कि भाई इस वेबसाइट का हमें एड्रेस ला के दो। तो वो बैक एंड पे इतनी तेज काम हो रहा होता है मिली सेकेंड्स के अंदर के यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, और वो ये सारे काम डीएनएस परफॉर्म कर देता है। अच्छा, इसी तरह हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है जब भी हम डोमेन बनाएंगे अभी सेकंड वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जो डोमेन बनता है, बेसिकली वो क्या बनता है, वो हमारा एक रूट डोमेन बनता है। यानी सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास एक फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट वो जगह होती है जहाँ से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की स्टार्ट की, यानी आपने सबसे पहला जो डोमेन कंट्रोलर बनाया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा। फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स कि आपकी जो है कोई ब्रांच खुल जाती है या कोई दूसरी शहर के अंदर आपका कोई ऑफिस खुलता है, तो उस केस के अंदर आप दोबारा से उस फॉरेस्ट को या स्टार्टिंग सर्वर को नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मेरे केस में आपको नजर आ रहा होगा कि nugetlab.com के अंदर मैंने दो डोमेन बनाए। तो एक चाइल्ड डोमेन उसका हो गया east-nugetlab.com और दूसरा हो गया west-nugetlab.com। तो ये बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरीज के अंदर जो है हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जैसे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे कुछ यूजर्स बन रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स बन रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला डोमेन होता है इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट लेवल डोमेन है, और उसके नीचे जो है हमारे चाइल्ड लेवल डोमेन है। बेसिकली ये क्या करते हैं, इसी तरह से हम अपनी हायरार्की को लॉजिकली सेपरेट करते हैं कि हमारा चाइल्ड डोमेन बनेगा, रूट डोमेन बनेगा, या हमारी ट्री बनेगी। ट्री के अंदर ये होता है कि अगर आप एक डोमेन बना रहे हैं, उसके नीचे एक चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं और उसके नीचे एक और चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं, तो ये ट्री बन जाती है। सेम इसी तरह से आप ये करते हैं कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन आप नाम चेंज नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, दोनों के डोमेन तो अलग अलग रखते हैं लेकिन उनका फॉरेस्ट सेम होता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ट्री डोमेन ही कहते हैं। तो जैसे अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, आपके नेटवर्क के ऊपर क्या होता है, एक डोमेन कंट्रोलर तो आपने बना लिया जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन रिडंडेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा डोमेन कंट्रोलर भी बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फेल होता है तो उसको टेकअप करने के लिए हमारे पास कोई बैकअप तो होना चाहिए रियल टाइम पे। तो इस तरह के डोमेन कंट्रोलर को हम कहते हैं एडीसी। एडीसी का मतलब होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द प्राइमरी रीजन फॉर हैविंग मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर इज फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। They will replicate Active Directory information between them and can provide services if other is unavailable. Having multiple DCs is the best practice standard. मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको चाहे जितना भी बड़ा एनवायरनमेंट हो, एटलीस्ट आपके पास 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। तो 2 डोमेन कंट्रोलर से ये होगा कि आपके पास रिडंडेंसी होगी कि अगर एक डोमेन कंट्रोलर फेल होता है तो दूसरा उसको टेकअप कर लेगा। और डोमेन कंट्रोलर क्या करते हैं, आपस में रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है आप एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी डोमेन कंट्रोलर पे अपना यूजर नेम मैंने पासवर्ड चेंज करा,
तो ऑटोमेटिक वो रेप्लिकेट करके दूसरे सर्वर में भी इसको अपडेट कर देगा कि इन्होंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया। एक और भी टाइप का हमारा डोमेन होता है जिसको हम कहते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपका कोई ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन ये है कि कोई ये भी कर सकता है कि आपका सर्वर ही अपने साथ उठा के ले जाए या उस सर्वर के ऊपर एक्सेस कर ले हर तरह का फिजिकल और लॉजिकल सारे एक्सेस। तो उस केस के अंदर अगर हमारे कुछ यूज़र्स होते हैं और दूसरी लोकेशन पर होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी डोमेन की एक रीड ओनली कॉपी बना देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास रीड ओनली कॉपी होती है तो फिर आपका कोई भी यूज़र जो है वो आपके पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, वो आपको एक्सेस भी नहीं कर सकता। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में बहुत सारे अकाउंट रेप्लिकेट होते ही नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, ना आपका डोमेन एडमिन का होता है या इंटरप्राइज एडमिन का होता है। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन होता है इनसिक्योर एनवायरनमेंट के लिए। इसकी भी मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा जब हम डोमेन कंट्रोलर्स को जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी अभी आप लोगों के लिए, ताकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाए। बाकी जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो बहुत ईजी है, वो मैं जब करूँगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर आपको फिर कन्फ्यूजन होती है कि यार ये क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। सो हम चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप थैंक यू वेरी मच।